नमस्कार दोस्तों, आप सबके अपने चैनल वनडे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ 3 माह का करंट, जो आपके आने वाले वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा प्रयास बहुत अच्छा लगेगा। पहला प्रश्न, आइए देखते हैं। ई विधानसभा एप्लीकेशन नेवा NEVA कार्यक्रम को लागू कर पूरी तरह पेपरलेस बनने वाली पहली विधानसभा किस राज्य की है? तो इसका राइट उत्तर है नागालैंड की है। अब मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि नेवा की फुल फॉर्म है NEVA। नेवा की फुल फॉर्म है नेशनल विधान एप्लीकेशन, जो वहाँ की विधानसभा से संबंधित है। ऐसा नहीं है कि इस प्रकार का प्रयास किसी और विधानसभा ने नहीं किया। इस प्रकार का प्रयास पहले भी विधानसभा द्वारा किया जा चुका है, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहली पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने वाली विधानसभा हमारी कौन सी बनी थी? केरल बनी थी। कौन सी बनी थी? केरल बनी थी। और दोस्तों, मैं जानता हूं कि आपको इसमें बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहली विधानसभा कौन सी बनी जिसने पेपरलेस बजट दिया? केरल। अब हम आते हैं इधर की तरफ, थोड़ा सा मैप देख लेते हैं, आप लोगों को थोड़ा स्टडी करा देते हैं। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व भारत का इलाका है। ये हमेशा चर्चाओं में रहता है और हमेशा इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने जाने की संभावना रहती है। इसमें जिस राज्य की हम बात कर रहे हैं वो राज्य ये है, नागालैंड है। अब इसके आसपास अगर हम देखें तो ये 7 सिस्टर कही जाती हैं, 7 बहनें कही जाती हैं, जिसमें सिक्किम है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, मेघालय है। सिक्किम इन 7 बहनों से बिल्कुल अलग रखा जाता है। साथ ही एक फैक्ट और आपको बताना चाहता हूँ, एक तथ्य और बताना चाहता हूँ। इसमें एकमात्र राज्य ऐसा है जिसकी सभी राज्यों से सीमा टच करती है। उस राज्य का नाम है असम। असम की सभी राज्यों से सीमाएँ टच करती हैं। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग जल्दी से। भारत के संविधान में का पहली बार ओल चिकी लिपि में अनुवाद किसने किया था? ओल चिकी लिपि ये बिल्कुल नई लिपि है और शायद ये आपको जानकारी होगी, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लिपि क्या होती है? लिपि होती है, पहले इसका प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं हम। इस प्रश्न का उत्तर है श्रीपति टुडू। ये प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर श्रीपति टुडू हैं। अब अगर हम बात करें लिपि क्या होती है, तो सबसे पहला हमारा प्रश्न उठता है, लिपि क्या होती है? लिपि होती है लिखने का तरीका। लिपि क्या होती है साहब? लिखने का तरीका। भाषा अलग चीज़ होती है, लिपि अलग चीज़ होती है। इन दोनों में अंतर होता है, इनको लोग बड़ा कंफ्यूज ले लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अगर मैं लिखता हूँ माई, माई, तो इसमें भाषा भी इंग्लिश है और लिपि हो गई इसकी साहब रोमन। तो भाषा अंग्रेजी और साथ में लिपि रोमन। लेकिन अगर मैं इसी को माई लिख देता हूँ तो इसकी जो भाषा है वो अब भी अंग्रेजी है, लेकिन इसकी लिपि इस बार क्या हो गई? देवनागरी हो गई। और अगर मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ, SMS वाली लैंग्वेज MERA, मेरा। अब हम अगर हम इसमें देखें तो हिंदी भाषा तो इसकी हिंदी हो गई, लेकिन लिपि कौन सी हो गई? देवनागरी हो गई। तो इसी प्रकार से ये ओल चिकी लिपि के बारे में अगर हम बात करें तो ओल चिकी लिपि संथाली भाषा की लिपि है। तो इसका मतलब संविधान को पहली बार संथाली भाषा में भी पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। संथाली भाषा को लिखने की लिपि ओल चिकी है। जिस प्रकार से गुरुमुखी कौन सी की होती है? पंजाबी की लिपि होती है। अंग्रेजी कौन सी लिपि होती है? रोमन लिपि होती है। और इसी प्रकार से संथाली लिपि किसकी होती है? संथाली की लिपि होती है, ओल चिकी लिपि होती है। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट मैं आपको और बताना चाहता हूँ, जैसे कि अगर हम आगे देखें तो संविधान में कितनी भाषाओं का जिक्र है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। कितनी भाषा हैं? 22 भाषा हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि ये 22 भाषा अभी 22 भाषा थी, एक साथ हो गई, लेकिन धीरे धीरे एक संवैधानिक क्रम में इनको जोड़ा गया है। उन संवैधानिक क्रम में इन भाषाओं को धीरे धीरे जोड़ा गया। उनके क्रम में बताता हूँ। जब संविधान बना था, कब बना था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था साहब। 26 नवंबर 1949 को जब हमारे संविधान बना तो उस समय हमारे इसमें संविधान में कुल 14 भाषा जोड़ी गई थी। कितनी भाषा जोड़ी गई थी? 14 भाषा जोड़ी गई थी।
14 भाषा जोड़ी गई, उसके साथ कुछ दिन बाद ये डिसाइड हुआ कि 21वें संविधान संशोधन द्वारा एक भाषा और जोड़ी जाएगी, तो टोटल हो गई 15। कितनी हो गई? 15। फिर डिसाइड हुआ 21 के बाद एक तो 21 आया, फिर दूसरे में 71। 21 में कौन सी जोड़ी गई थी? एक, उसका नाम था सिंधी, भाषा का नाम था सिंधी। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, उसका नाम था सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके साथ 71 में के साथ 3 और जोड़ी गई, जिनके नाम क्या क्या थे? कौन बताएगा इसके बारे में? इसके बारे में सिर्फ हम ही बताएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑनलाइन हम इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लाइव क्लासेस नहीं है, इसलिए हमें ही बताना। जो 15वीं भाषा जोड़ी गई थी, वो थी सिंधी। कौन सी थी? सिंधी। तो इसका मतलब संविधान में जो पहले संशोधन के बाद भाषा जुड़ी थी वो थी सिंधी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक संविधान संशोधन इसके बाद और किया गया, उसका नाम था 71वां संविधान संशोधन। उसने 3 भाषा जोड़ी गई। 3 भाषाओं को हम ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर ना तो लाइव क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास है। देखते हैं कितना बेनिफिट होता है, आप लोगों को कितनी समझ में आती है मेरी क्लास। तो 71वें संविधान से कितनी भाषाएँ जोड़ी गई? 3 भाषा जोड़ी गई। एक का नाम था मणिपुरी, दूसरे का नाम था नेपाली और तीसरे का नाम था कोंकणी। ये 3 भाषा जोड़ी गई थी। तो अब कुल मिलाकर 14 थी, 14 में एक जोड़ी गई सिंधी, 21 में से, फिर 71 में से 3 जोड़ी गई, तो 14 और 1 15 और 3 18 भाषाएं हमारे संविधान में हो चुकी थी 71वें संविधान संशोधन तक। उसके बाद एक संविधान संशोधन और हुआ, जिसका नाम था 92वां संविधान संशोधन। 92वां संविधान संशोधन से 4 भाषाएं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई, और वो 4 भाषाओं का नाम था मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी उसमें हो गया था। तो यहाँ पर है बोडो, डोगरी, मैथाली मतलब मैथिली भी कहते हैं, मैथाली, और चौथी भाषा थी, उसका नाम था संथाली। जिस भाषा की लिपि के बारे में हम बात कर रहे हैं, कौन सी लिपि है ये? इस लिपि का नाम है ओल चिक लिपि किसी भाषा की हो गई? तो संथाली भाषा की हो गई। और आपको जैसे कि मैंने बताया कौन से वाले संविधान संशोधन से जुड़ी थी? 92वें संविधान संशोधन से। तो इनको याद करने की भी एक ट्रिक बनाई हुई है, वो बहुत अच्छी ट्रिक है, क्योंकि पहला संविधान संशोधन हुआ 21वां, एक भाषा, दूसरा हुआ 71वां, 3 भाषा, और टोटल कितना हुआ? 21 71 कितने होते? 92, और टोटल भाषा कितनी? 4। तो 92 में 4, 3 और 1 4 हो गई, 21 71 92। तो ये ट्रिक है। इसका मतलब ये है, अगर हम इसको सही से देखें तो आज तक संविधान बनने के बाद सिर्फ 3 ही संविधान संशोधन हुए हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कर दी गई 14 से। तो 3 कौन से हुए? फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 21 71 और दोनों को जोड़ने 92, उधर 1 3 4। तो कुल मिलाकर बात है कि पहले संविधान संशोधन से 21वें संविधान संशोधन से जो 1967 में हुआ था, ये मैं आपको बताना थोड़ा सा भूल गया था, 1967 हुआ था, उसमें सिंधी जोड़ी गई थी। दूसरा अगर हम बात करें 71वें संविधान संशोधन ने, जो 1991 के आसपास हुआ था, तो उसमें जो है क्या कहते हैं 3 भाषाएं, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। और 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, उसमें जो है 4 भाषाएँ, मैथाली, संथाली, बोडो, डोगरी। और इसमें संथाली वही भाषा है जिसकी ये लिपि थी। ठीक है, अब आगे आइए फिर आगे चलते हैं। तो इस मैप की स्टडी हम कर चुके हैं, और बहुत ज़्यादा तो नहीं की, लेकिन थोड़ी सी की। आने वाले समय में धीरे धीरे इस स्टडी को बढ़ाते चल जाएंगे, जिसमें आपको सारे राज्यों की लोकेशन या फिर इवन बर्ड मैप भी आपको इस प्रकार से समझाएंगे। हम तीसरे क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आने वाले समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। पाक जल संधि को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की सबसे तेज महिला तैराक बनी। तो इसका उत्तर है जिया राय महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। और ये मात्र 13 साल की हैं, और 13 साल की हैं, और इन्होंने 13 घंटे में लगभग 29 किलोमीटर के करीब का तैराकी में पार किया। 29 किलोमीटर तैराकी में पार किया। जिया राय महाराष्ट्र की रहने वाली हैं, और इसके बारे में इतना ही फैक्ट था। लेकिन आगे हम बात करते हैं पाक जल संधि के बारे में बात करें। पाक जल संधि PAL की है। पहली बात तो लोग इसको पाक जल संधि को पाक
जल संधि को ये समझते हैं कि पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। पाक जल संधि हमेशा भारत और श्रीलंका के बीच में है। जैसे कि भारत का नक्शा ये है और श्रीलंका एक ऐसा आंसू की बूंद की तरह हमारे यहाँ पड़ा हुआ है, तो इन दोनों के बीच में जो वाटर स्टेट बनी हुई है ये जल संधि कहलाती है। हमेशा याद रखें कि जल संधि सिर्फ एक ही चीज़ कहलाती है, दो ज़मीनी रास्तों के बीच में यदि कोई पानी हो को पानी जोड़ते, इसका मतलब ये है कि दो ज़मीनी रास्तों को पानी के साथ जोड़ने वाली संधि को जल संधि कहा जाता है। पाक जल संधि कहा गया ऐसे। असल में इसका नामकरण जब हुआ, जब एक मद्रास के गवर्नर हुआ करते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनका नाम था पार्क, रॉबर्ट पार्क। क्या नाम था? रॉबर्ट पार्क, जिनका जो टाइम था, रॉबर्ट पार्क, PAL के पार्क। रॉबर्ट का टाइम था 1755 से लेकर 1763 तक ये गवर्नर रहे थे, प्रेसिडेंसी के, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रहे थे। क्योंकि सबसे पहले ही आप जानते हो कि जो प्रेसिडेंसी बनी थी, 3 प्रेसिडेंसी बनी थी, जिसमें एक मुंबई प्रेसिडेंसी थी, मद्रास प्रेसिडेंसी थी और कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी। कैसे कैसे बनी थी किसी और दिन इस बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आज इसके बारे में बात करें। रॉबर्ट पार्क के नाम पर ही ये रखी गई क्योंकि वो गवर्नर जनरल थे। इसके साथ एक फैक्ट और बताना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार आता है। जैसे कि अगर हम मैप को ही आ जाए, मैप पे ही बात करते हैं। नीचे ये देखिए, आप इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, ये लिखा हुआ है पाक स्टेट में। हम मैप की तरफ चलें तो यहाँ लिखा हुआ है पाक स्टेट, ये है पाक स्टेट। अगर हम बात करें तो इन दोनों के बीच में एक पूरी मान्यता के अनुसार है कि भाई श्रीलंका में भगवान श्री राम गए थे, ये सारी बातें इसमें आती हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर एक एडम ब्रिज का मतलब है, एडम का मतलब राम सेतु, एडम ब्रिज कहा गया है इसको, एडम ब्रिज या राम सेतु इन दोनों के बीच में पड़ता है, श्रीलंका और भारत के बीच में, जिसकी पुष्टि हुई है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि राम सेतु कहाँ से कहाँ तक है। तो इसमें लोग बहुत सारे क्वेश्चन गलत करते हैं, मैं तुम्हें बता देता हूँ आज राम सेतु कहाँ से कहाँ तक है, इसको आप याद कर लेना। धनुषकोडी से, एक धनुषकोडी यहाँ पर एक जगह पड़ती है, धनुषकोडी से, और ये पड़ता है तिलैया मन्नार तक। कहाँ तक पड़ता है दोस्तों? तिलैया मन्नार तक। तिलैया मन्नार जो है ये 2 जगह, तो याद रखेंगे कि राम सेतु या एडम ब्रिज किस किस के बीच है? धनुषकोडी से लेकर तिलैया मन्नार तक। अब और अगर श्रीलंका के बारे में बात करें तो श्रीलंका का जो ऊपरी इलाका है ये जाफना प्रायद्वीप कहलाता है। कौन सा कहलाता है? जाफना प्रायद्वीप कहलाता है। श्रीलंका के जो मूल निवासी मतलब जो मूल लोग हैं, उनको सिंघली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंघली कहा जाता है। और सिंघली के साथ साथ हम इसकी बात करें तो इनकी भाषा भी सिंघली ही है, लेकिन यहाँ पर तमिल और सिंघली के बीच में विवाद रहा है, और जिसकी वजह से लिट्टे का जन्म हुआ था। और आज की डेट में लिट्टे जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है श्रीलंका से। यहाँ का एक आतंकवादी संगठन कहा जाता था, ठीक है। तो लिट्टे जो है पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। कहाँ से? श्रीलंका से। इसके हेड पर भाकरन होते थे, लेकिन अब ये ख़त्म हो चुका है। तो हम याद कर रहे थे, पाक जल संधि को तैर कर पार करने वाली सबसे कम उम्र और सबसे तेज़ महिला तैराक बनी है, उनका नाम है जिया राय, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष के बारे में अगर हम बात करें तो मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के द्वारा चलाया गया एक ऐसा मिशन है जिसने बहुत सारे लोगों को स्वास्थ्य लाभ, विशेष तौर पर बच्चों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया। और इसमें ये कहा गया है कि मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण के मामले में भारत के किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो इसका नाम है उड़ीसा। क्या नाम है इसका? उड़ीसा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मिशन इंद्रधनुष है क्या। असल में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। किसके टीकाकरण से? बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। सबको मालूम है बच्चों के पैदा होने से लेकर लास्ट तक, बड़े होने तक उनके टीके लगते हैं, उन टीकाकरण से संबंधित है। क्वेश्चन ये बनता है, एक क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है, कितनी बीमारियों के टीके लगते हैं? तो 7 बीमारियों के टीके लगते हैं, जिससे बीमारियों से इनकी सुरक्षा की जा सके। ऐसी बीमारियां जो बच्चे के बड़े होने के बाद नुकसान पहुंचाती हैं। उन 7 बीमारियों के नाम अगर हम बात करें तो सबसे पहली बीमारी डिप्थीरिया। क्या है? डिप्थीरिया। दूसरी है पर्टुसिस, कहते हैं ये काली खांसी। कौन सी? ये काली खांसी। बच्चों को बहुत होती थी पहले, लेकिन अब जब से टीकाकरण की बात हुई है तो ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं। एक तीसरी बीमारी हेपेटाइटिस बी। और चौथी है टिटनेस। ठीक है, टिटनेस। 5वीं है पोलियो। और छठी है टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। इन बीमारियों के लिए, ये 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाता है। और ये टीकाकरण जो है क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छा भारत सरकार का प्रोजेक्ट रहा। ये असल में 25 दिसंबर
2014 को ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और सरकार का टारगेट है कि 100% बच्चों को, जितने बच्चे हमारे हैं सबका टीकाकरण पूर्ण हो जाना चाहिए। और इस दिन 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस मनाते हैं। और सुशासन दिवस किसकी याद में मनाते हैं? इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं उनका जन्म दिवस है। तो हम 2-4 बातें हमने जो बताई उनको फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि मिशन इंद्रधनुष के तहत टीकाकरण में कौन आया? उड़ीसा नंबर 1 आया। दूसरी बात करते हैं कब से शुरू हुआ? 25 दिसंबर 2014 से शुरू हुआ। सुशासन दिवस है क्योंकि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म मनाया जाता है। और अगर हम बीमारियों की बात करें तो टोटल 7 बीमारियाँ थी, उनमें से एक बीमारी शायद मैं उसमें भूल गया था, दोबारा मैं बोल देता हूँ। डिप्थीरिया है नंबर 1, काली खांसी है नंबर 2, नंबर 3 हेपेटाइटिस बी है, नंबर 4 टिटनेस है, नंबर 5 पोलियो है, नंबर 6 टीबी है और नंबर 7 खसरा है, मम्स, जिसको कहते हैं मीजल्स, मम्स नहीं, मीजल्स। तो ये खसरा एक बीमारी रह गई थी, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पोलियो या टिटनेस के बारे में हम बताना चाहते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा समय का अभाव भी रहता है। क्यों? क्योंकि आगे भी एक क्लास और लेनी है हमें। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस जो है क्या कहते हैं 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस किसको मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 5 अक्टूबर को? तो 5 अक्टूबर 2009 को इस समय में कांग्रेस सरकार चल रही थी जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह पीएम थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि हम इसको राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करेंगे। किसको? डॉल्फिन को। क्योंकि डॉल्फिन एक भारत में पाए जाने वाली, गंगा में पाए जाने वाली एक बहुत ही समझदार मछली है। इसके बारे में भी बात करेंगे क्या है, लेकिन और बात करते हैं कि तो इसका मतलब ये होगा 5 अक्टूबर को तो घोषणा हुई, तो इसलिए इसका आंसर होगा 5 अक्टूबर। लेकिन कब से जलीय जीव माना गया? तो जलीय जीव माना गया 18 मई। हालांकि तारीख याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, अगर आप इतना सन भी याद रखेंगे तो 2010 में ये हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित हो चुकी है। इससे पहले हमारे बहुत सारे, आप जानते ही हो, नेशनल एनिमल को भी जानते हो, नेशनल फ्लावर जानते हो, नेशनल बर्ड जानते हो। तो उसी प्रकार से डॉल्फिन को हमने राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। ये गंगा में पाई जाने वाली मछली है। और इसके बारे में बात करें तो ये साफ या मीठे पानी की है, ये खारे पानी में नहीं मिलती। ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, ये किस में मिलती है? मीठे पानी की मछली है। इसके बारे में 2-3 बात करते हैं। इसको सूंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सूंस। इसका दूसरा नाम क्या है? सूंस। और अगर हम इसकी बात करें सूंस के अलावा, तो इसका जो दूसरा साइंटिफिक नाम है, इसका नाम है प्लेटनिस्टा गंगेटिका। प्लेटनिस्टा गंगेटिका इसका नाम है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो एक डॉल्फिन संरक्षण केंद्र खोला गया। कौन सा खोला गया साहब? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ खोला गया है? तो इसको बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे। तो यहाँ पर है पटना। कब खोला गया? पटना में। पटना कहाँ है? बिहार की राजधानी पटना। यहाँ पर डॉल्फिन संरक्षण केंद्र खोला गया डॉल्फिन के लिए। तो राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारी, 5 अक्टूबर को इसकी घोषणा हुई थी, इसीलिए डॉल्फिन दिवस मनाने की बात कब से हुई है? 5 अक्टूबर से हुई है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लाल किला महोत्सव भारत भाग्य विधाता का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है या किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया है लाल किला महोत्सव। तो लाल किला के बारे में कुछ बातें बताते हैं, इतिहास से संबंधित है। अगर हम बात करें तो भारत में 2 लाल किले हैं जो बड़े अच्छे हैं, जिनको बड़ा दर्शनीय है। एक तो है दिल्ली का लाल किला, न्यू दिल्ली, और न्यू दिल्ली नहीं कहेंगे, दिल्ली। और दूसरा आगरा का। दोनों में 2 फैक्ट मुझे आप लोगों को बताने। दिल्ली का लाल किला बनाया शाहजहां ने। किसने बनाया? शाहजहां ने। दिल्ली का लाल किला किसने बनाया? बादशाह शाहजहां ने बनाया। और आगरा का लाल किला किसने बनाया? अकबर ने बनाया। ठीक है, इसके अंदर एक फैक्ट हो रहा है, इन लाल किले के अंदर, दोनों के अंदर बड़ी अच्छी बात है कि मोती मस्जिद है। मोती मस्जिद पूर्ण संगमरमर की मस्जिद है। मोती मस्जिद क्या है? पूर्ण संगमरमर की मस्जिद है। लेकिन दोनों की मोती मस्जिद अलग अलग लोगों ने बनाई, ये एक अच्छी चीज़ है जिसको आपको याद करनी है। तो दोनों की मोती मस्जिद अलग अलग बनाई। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की बनाई है औरंगज़ेब ने। किसने बनाई है? औरंगज़ेब। और अगर हम आगरा वाले की बात करें तो आगरा वाले का, क्योंकि किला अकबर ने बनाया था, तो ये शाहजहां ने बनवाई है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो हमने बात करी कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। उसके अंदर मोती मस्जिद किसने? औरंगज़ेब ने बनवाई। और अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा का लाल किला अकबर द्वारा बनवाया गया और उसकी मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं।
ये बहुत अच्छी पहल है, एक सरकार की पहल है, और जिससे लोगों को भ्रष्टाचार को थोड़ा सा कम किया जा सकता है और लोगों के घर घर तक ऐसी सुविधाओं को पहुंचाने के लिए पहल बहुत अच्छी है। किस राज्य ने लोगों तक मानचित्र सहित भूमि संबंधी डिजिटल दस्तावेज पहुंचाने की घोषणा की है? तो ये बिहार सरकार ने की है। बिहार सरकार की एक नई पहल है और इसमें ये आपके भूमि का या आपके किसी भी चीज़ का घर तक पहुँचाने की बात करेंगे, ठीक है। तो इसमें अब इस तरीके से नहीं रहेगा कि आपको कहीं जाना होगा आपको मिल जाएंगे, बहुत ठीक है। तो इस तरीके की इसमें बात की गई है। अब आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो जैसे कि सबको पता होगा 21 अप्रैल को इसको मनाया जाता है। अब मैं आप लोगों को आज ये कुछ बातें बताना चाहता हूँ सिविल सेवा से संबंधित। सिविल सेवा क्या थी। तो इसका जो प्रारंभ में जब भारत में शुरू हुई थी तो इसका नाम था ICS, इंडियन सिविल सर्विसेज, और अब भी इसको ICS ही कहते हैं। और आप लोगों को पता है इसमें ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, जिसमें 3 सर्विसेज होती हैं। एक IAS होती है ऑल इंडिया सर्विसेज, एक IPS होती है और एक IFS होती है। IFS का मतलब यहाँ पर फॉरेन सर्विस नहीं समझना सब लोगों को। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा, सबसे पहली है भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरी है भारतीय पुलिस सेवा और तीसरी है भारतीय वन सेवा। ये 3 ही ऑल इंडिया सर्विस कही जाती हैं। तो 21 अप्रैल को ये हमारा सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल क्यों? 21 अप्रैल 1947 को मेटकाफ थे चार्ल्स मेटकाफ, उनका हाउस था, हाउस उनके नाम से था दिल्ली में। उसमें हमारे तत्कालीन उस समय के होम मिनिस्टर जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सेवकों को एक प्रेरक भाषण के रूप में भारत की ज़मीन से जोड़ने की कोशिश की थी। तो उसी याद में इसको मनाया जाता है। तो अब 2 क्वेश्चन और बनते हैं, 2 या 3, जिनके बारे में बात करेंगे कि भारत में सिविल सेवा का जनक कौन है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कौन है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। भारत में सिविल सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इसके अलावा अगर हम बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस हैं। दूसरी अगर हम बात करें, अच्छा क्वेश्चन इस तरीके से भी एक बिल्कुल न्यू टाइप का क्वेश्चन है, आप लोगों को शायद पता होगा और शायद नहीं भी होगा, तो मैं आपको तो उसकी जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चन इस तरीके से आने लगे, किस देश ने सबसे प्रथम सिविल सर्विसेज शुरू करी? तो उसका नाम है चाइना। बिल्कुल अलग टाइप का क्वेश्चन है। चीन में सर्वप्रथम सिविल सर्विसेज शुरू हुई थी, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज दिवस मनाने के लिए किस यूटी को चुना गया है? तो यूटी जम्मू कश्मीर, क्योंकि आजकल चर्चाओं में भी है जम्मू कश्मीर, धारा 370 से हटने के बाद से जब चल रही है, जम्मू कश्मीर में इसको किया गया है। और यहाँ पर एक पंचायत है जिसका नाम है पल्ली पंचायत में ही पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा। तो पंचायती राज दिवस मनाया जाएगा, लेकिन ये मनाया कब जाता है? 24 अप्रैल को। किसको मनाया जाता है ये? 24 अप्रैल को। क्या होता है 24 अप्रैल को, क्यों मनाया गया था, क्या मनाया गया था, इसके बारे में हम बात करेंगे। 73वां संविधान संशोधन जिसमें भारत में पंचायती राज जोड़ा गया था, वो हुआ तो 1992 में, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था। इसी के उपलक्ष्य में हम हमेशा हर साल इसको पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस बार हमने कौन सी यूटी को चुना है, जैसे कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि किसको चुना गया, जम्मू कश्मीर को चुना गया है। और जम्मू कश्मीर इसमें पल्ली पंचायत में इसको माना जाएगा। अब कोर पंचायत के बारे में बात करते हैं तो आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। लेकिन ये क्या है, एक नीति निर्देशक तत्व है। जिन लोगों को इसके बारे में पता होगा वो जानते होंगे, नीति निर्देशक तत्व है। उसके बाद जैसे जैसे हमें इसकी आवश्यकता पड़ी तो हमने इसको अपने जो है क्या कहते हैं संविधान की तरफ रुख किया और संविधान की तरफ इसको जोड़ने की कोशिश की। और अगर हम बात करें तो एक मिनट, हाँ, तो संविधान की तरफ हमने इसमें बात करी तो संविधान में 2 अक्टूबर 1959 का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन रहा था हमारे लिए। 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर, जिला कौन सा था? नागौर। और नागौर का गांव था बगदरी में पहली पंचायत का गठन हुआ था। और इसी के बाद से फिर हमने 73वां संविधान संशोधन करके किसी भी प्रकार की
पंचायत के बारे में भारत में प्रावधान किया। ठीक है। और एक 74वें में नगर पंचायत। 74वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? नगर पंचायत से। 73वां और 74वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। इसके साथ भाग 9 जोड़ा, संविधान में कौन सा जोड़ा गया? भाग 9 भी जोड़ा गया और भाग 9A भी जोड़ा गया। भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत राज से। और भाग 9 किससे संबंधित, 9A किससे संबंधित है? नगर पंचायत से। इसके साथ अगर हम बात करें तो संविधान में टोटल कितनी अनुसूची थी? 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची भी इसमें जोड़ी गई। 12वीं 73वें से जोड़ी गई और 12वीं जो है 74वें से जोड़ी गई। तो जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि 73वें में पंचायत राज है, ग्राम पंचायत है, 12वें में नगर पंचायत है। ये एक बढ़िया वाली बातें हमने आप लोगों को बात की। आगे चलती है हम। ठीक है। हाँ, एक चीज़ और मुझे इसमें थोड़ा सा ध्यान आया। एक आर्टिकल है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान का आर्टिकल है 246। इसको ज़रा याद कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है। ये कहता है कि राज्य की विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं जिसको, राज्य की विधानसभा स्थानीय स्वशासन। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें, पंचायत राज को स्थानीय स्वशासन कहते हैं, लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन के बारे में या के लिए उपबंध बना चुकेगी। किसके बारे में? स्थानीय स्वशासन के लिए उपबंध बना सकेगी। ये बात ये लोग कहते हैं। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें इसके बारे में और अच्छी बात करें तो इसके बारे में अगर स्थानीय स्वशासन, तो अभी क्वेश्चन आता है स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट। स्थानीय स्वशासन के जनक थे हमारे यहाँ लॉर्ड रिपन। कौन थे? रिपन। ठीक है। तो ये 2-4 बातें आपको याद कर लेना। कुछ पेन ठीक से नहीं चल रहा है, जब पेन ठीक से चलने लगेगा तो और अच्छे से हम आपकी क्लास ले पाएंगे। ऑल इंडिया लिमिटेड, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ऑल इंडिया लिमिटेड और भारत का शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू हुआ है? तो किस राज्य में चालू हुआ है? ये असम में चालू हुआ है। किस में चालू हुआ है? एक सेकेंड, असम में ये चालू हुआ है और इस गाँव का नाम है जोराहट। कौन सा गांव है? जोराहट गांव है। और हरित क्या होता है? शुद्ध हरित, मतलब हरित हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जीरो कार्बन से रिलेटेड है और भारत का टारगेट भी है का 0 कार्बन से रिलेटेड। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कुल मिलाकर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।